Hello everyone and I welcome you all to my channel Career Glow, and Career Glow is always happy to help you in your competitive exam. So as you already know that कि हम लोगों ने इस साइकोलॉजी का वो शुरू किया था, सीरीज़ शुरू किया था. सो बेसिकली पीआरटी स्पेशल सीरीज़ है ये, लेकिन ये फिर भी आपको केवी में हेल्प करेगा. जितने भी आपके सीटर एग्जामिनेशंस होते हैं ये आपको उसमें हेल्प करेगा. मंडे टू फ्राइडे यानी कि MWF में आपको क्लासेस मिलेंगे. और आज हम पढ़ने वाले हैं, आज हम बेसिकली रिविज़न करने वाले हैं. जितना भी हमने पढ़ लिया है उस हिसाब से जितनी भी क्लासेस, हमारी 4 क्लासेस हो गई हैं, उसका हम रिवीजन करेंगे. सो ये है रिवीजन ऑफ साइकोलॉजी प्रेजेंटेड टू यू बाय करियर ग्लो. तो आप ज़रूर से इसको देखिए. सो विदाउट फर्दर अडू लेट्स गेट इनटू द वीडियो. तो अब तक हमने जितना भी चैप्टर को पढ़ लिया है, जितने भी टॉपिक्स हमने रिवाइज कर लिया, अब हम उनको एक रिवीजन फ्लो चार्ट के मदद से समझेंगे या फिर हम उसको रिवाइज करेंगे नॉर्मली. मतलब अभी तक जितनी भी क्लासेस हुई हैं वो सब कुछ हम रिवाइज करने वाले हैं. तो पहले एक बार मैं आपको क्लासेस दिखा देती हूँ कितनी कितनी हो चुकी हैं. तो ये हमारी क्लासेस थी जो कि हमने स्टडी की. अब यहाँ पे है व्हाट इज़ साइकोलॉजी. यहाँ से शुरू किया था कि साइकोलॉजी है क्या. तो हमने देखा कि ऐसा डिसिप्लिन है जिसे किसी भी डिसिप्लिन को मतलब डिफ़ाइन करना मुश्किल होता है, क्योंकि वो कंटिन्यूली ग्रो करता रहता है. उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐड होती रहती हैं जो हम किसी एक पर्टिकुलर डेफिनेशन का पार्ट हम नहीं बना सकते, क्योंकि उसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं. तो हमने क्लास 1 पढ़ा अपना, जिसमें मेंटल प्रोसेसेस, एक्सपीरियंस और बिहेवियर को स्टडी किया. फिर उसके बाद साइकोलॉजी है क्या, कैसा डिसिप्लिन है, इसकी लेबोरेटरी कब बनी थी और कैसे इस्टेब्लिश हुई थी, कहाँ इस्टेब्लिश हुई थी. तो क्लास 2 भी हमने देखा यहाँ पे. उसके बाद जो हमारा ये FMRI, EEG, ये सब हमने देखा. फिर साइकोलॉजी नेचुरल साइंस भी है, साइकोलॉजी सोशल साइंस भी है. फिर हमने स्कूल ऑफ थॉट पढ़े या फिर एवोल्यूशन कैसे हुआ साइकोलॉजी का, जिसमें स्ट्रक्चरलिस्ट अप्रोच पढ़ा. उसके बाद फंक्शनलिस्ट अप्रोच पढ़ा. फिर गेस्टाल्टवादी अप्रोच पढ़ा, गेस्टाल्टिज्म जिसको कहते हैं. फिर बिहेवियरिज्म पढ़ा. उसके बाद साइको एनालिसिस, साइकोसेक्सुअल, साइकोडायनामिक, ह्यूमनिस्टिक पर्सपेक्टिव, कॉग्निटिविज्म, कंस्ट्रक्टिविज्म. तो आज हम इसको रिवाइज करेंगे. जितनी भी 4 क्लासेस हो गई हैं उसका रिविजन हम यहाँ पे करने वाले हैं. सो शुरू करते हैं इसको. सबसे पहले यहाँ पे लिखा है द टर्म साइकोलॉजी इज डिराइव फ्रॉम 2 ग्रीक वर्ड्स. पहली बात तो साइकोलॉजी जो है वो 2 ग्रीक वर्ड से निकली है. साइकी का मतलब होता है सोल या सोल, यानी कि साइकी के अंदर, यानी कि साइकोलॉजी के अंदर किसका स्टडी किया जाता है, तो सोल का स्टडी किया जाता है, यानी कि आपकी आत्मा का अध्ययन किया जाता है. और लोगोस का मतलब होता है साइंस या फिर स्टडी करना. सो बेसिकली जब आप सोल का अध्ययन करो, सोल का स्टडी करो, तो उसे हम साइकोलॉजी कहते हैं. लेकिन आज के टाइम पे हम लोग ये मानते हैं कि आज हम सोल का अध्ययन नहीं करते इसके अंदर, और ना ही हम इसमें माइंड का अध्ययन करते हैं, ना ही हम इसमें कॉन्शियसनेस का अध्ययन कर रहे हैं, बल्कि हम क्या कर रहे हैं, व्यवहार का अध्ययन करते हैं. व्यवहार यानी कि आपका जो बिहेवियर है, आज हम उसको स्टडी करते हैं. ये नई डेफिनेशन जो है वो कहती है. तो द टर्म साइकोलॉजी इज डिराइव फ्रॉम 2 ग्रीक वर्ड. तो साइकोलॉजी जो टर्म है वो 2 ग्रीक वर्ड से आया है, जिसमें साइकी का मतलब होता है सोल. लेकिन अगर क्वेश्चन में कहीं पे सोल नहीं दिया हो और बिहेवियर दिया हो तो आप वहाँ टिक कर देंगे, क्योंकि आज बिहेवियर ही है जो साइकोलॉजी का एक मुद्दा है जिसमें हम बातचीत करते हैं, या जिसके ऊपर साइकोलॉजिस्ट जो हैं वो बातचीत कर रहे हैं. सो द टर्म साइकोलॉजी इज डिराइव फ्रॉम 2 ग्रीक वर्ड साइकी, जिसका मतलब सोल होता है, एंड लोगोस का मतलब होता है साइंस या फिर स्टडी ऑफ अ सब्जेक्ट. तो किसी चीज़ का स्टडी करना. नाउ साइकोलॉजी इज़ डिफाइंड फॉर्मली एज अ साइंस. आज के टाइम पे साइकोलॉजी क्या है, एक साइंस है, एक विज्ञान है जो स्टडी करता है क्या, आपके मेंटल प्रोसेसेस, जो हम पहले बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं कि मेंटल प्रोसेसेस होते क्या हैं. आपकी दिमाग की क्रियाएं जो वो काम करती हैं, थिंकिंग और ये सारी चीज़ें, थिंकिंग करना, परसीव करना, चीज़ों को समझना, ये सब कुछ साइकोलॉजिस्ट को बहुत ज़्यादा एक्साइट करता है, यानी कि वो इस पर पढ़ते हैं, इसको समझने की कोशिश करते हैं. तो आज क्या है, साइकोलॉजी डिफाइन किया जाता है कि वो एक साइंस है जो आपके मेंटल प्रोसेसेस, आपके एक्सपीरियंसेस को, जो आपके अनुभव हैं और जो आपका व्यवहार है, जो आपका बिहेवियर, उसको स्टडी करता है. सो आपकी मानसिक क्रियाओं को स्टडी करता है, आपके अनुभव और व्यवहार को स्टडी करता है. साइकोलॉजी बोथ है, क्या है, एक साइंस भी है और सोशल साइंस भी है. हमने देखा था कि साइंस के अंदर भी साइकोलॉजी को यूज़ किया जाता है, क्योंकि आप उसके डेटा को एनालिसिस कर सकते हो, डेटा एनालिसिस कर सकते हो, डेटा को आप गैदर कर सकते हो, राइट. आप इसके अंदर साइंटिफिक प्रिंसिपल्स को अप्लाई कर सकते हो, ऑब्जर्व कर सकते हो चीज़ों को. और एक सोशल साइंस भी है, और ये भी हम पढ़ चुके हैं कि इंसान जो है वो अपने सोशल इन्वायरमेंट से चीज़ों को सीखता है, इंटरेक्ट करता है. अब हम टर्म की बात करने वाले हैं. यहाँ पे कुछ टर्म्स है, जैसे स्टिमुलस, जिसे उद्दीपक कहते हैं, एंड रिस्पॉन्स का मतलब होता है अनुक्रिया. तो देखो, स्टिमुलस का मतलब होता है विच स्टिमुलेट्स यू टू डू समथिंग, जो आपको स्टिमुलेट करे कि चलो उठ के ये काम करो, जो आपको इन्फ्लुएंस करे. जैसे लेट्स से फॉर एग्जांपल, अगर आप हंग्री हैं, अगर आपको बहुत तेज़ भूख लग रही है, तो आपके अंदर का जो भी आप
आपके अंदर की जो क्रियाएं हो रही हैं वो आपको स्टिमुलेट कर रही है कि जाओ उठ के खाना खाओ। तो हंगर जो है वो आपको स्टिमुलेट करेगा, उसके बाद आप उस तरह का रिस्पॉन्स दिखाओगे, आप किचन में जाओगे खाना खा कर आओगे, या फिर आप कुछ भी चीज़ ऑर्डर करोगे और वो खा लोगे। सिमिलरली एडवर्टीज़मेंट कई सारे आते हैं, आपको पता है आज इस प्रोडक्ट का एडवर्टीज़मेंट है, आज उस प्रोडक्ट का एडवर्टीज़मेंट है। तो ये प्रोडक्ट का एडवर्टीज़मेंट किया ही ऐसे जाता है ताकि आप स्टिमुलेट हो जाएं, आप अंदर से, आपके अंदर से आवाज़ आए कि ये प्रोडक्ट तो मुझे खरीदना है। तो स्टिमुलस का मतलब बेसिकली होता है जो आपको स्टिमुलेट करे कोई काम करने के लिए। ये एक्सटर्नली इंटरनली दोनों हो सकता है। एंड स्टिमुलस जो होता है वो कंडीशनिंग के भी काम आता है और कोई हैबिट को फॉर्म करने के लिए भी काम आता है। कंडीशनिंग इन द सेंस कुछ चीज़ सिखाने के लिए भी काम आता है। जैसे कि आपको पता होगा हमने आइवन पावलोव का जो कंडीशनिंग था वो पढ़ा था, जिसके अंदर हमने वो डॉगी वाला एग्जाम्पल पढ़ा था कि वो जो डॉग होता है उसको फूड दिखाया जाता है तो उसमें से उसके मुंह में से स्लाइवा आता है, लार टपकती है, लेकिन जब बेल बजाई जाती है तो उसके मुंह से कोई लार नहीं टपकती। लेकिन जब बेल बजा के फूड दिया जाता है तो उसके मुंह से लार टपकती है, और जब सिंपल बेल बजाई जाती है तो नेक्स्ट टाइम से उसके मुंह से लार टपकती है कि खाना तो मिल ही जाएगा। तो वही चीज़ है, ये कंडीशनिंग के भी काम आता है, किसी हैबिट को फॉर्म करने के भी काम आता है। अब है यहाँ पे लिखा है रॉबर्ट वुडवर्थ, बहुत इंपॉर्टेंट है इनकी एक डेफिनेशन, मतलब डेफिनेशन तो नहीं लेकिन उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया है कि साइकोलॉजी फर्स्ट लॉस्ट इट्स सोल, जिसको हम अब तक पढ़ते आए हैं कि साइकोलॉजी ने अपनी पहले सोल को स्टडी करता था, आत्मा का अध्ययन करता था, आत्मा को पढ़ता था, लेकिन साइकोलॉजी ने पहले अपनी सोल को खोया, ठीक है, अपनी आत्मा को खोया, यानी कि उसने आत्मा का चिंतन मनन करना छोड़ दिया। पहले फिलॉसफी का पार्ट हुआ करता था तो आत्मा का स्टडी करते थे, यानी कि जो आपका सोल है उसका स्टडी करते थे, फिर मन को स्टडी करने लगे, उसके बाद जो आपकी चेतना होती है उसको स्टडी करते थे, लेकिन आज हम बिहेवियर को स्टडी करते हैं। तो वही लिखा है कि साइकोलॉजी फर्स्ट लॉस्ट इट्स सोल, यानी कि पहले साइकोलॉजी ने अपनी आत्मा को खोया, यानी कि आत्मा का अध्ययन करना बंद करा, उसके बाद अपने मन को खो दिया, यानी कि मन का अध्ययन करना बंद करा, फिर अपनी चेतना को खोया, यानी कि चेतना कॉन्शियसनेस का अध्ययन करना बंद करा, लेकिन आज हम बिहेवियर को स्टडी करते हैं, इसलिए इट स्टिल हैज़ बिहेवियर ऑफ अ काइंड। तो ये किसकी डेफिनेशन या किसकी स्टेटमेंट थी? रॉबर्ट वुडवर्थ की, या फिर रॉबर्ट नहीं भी लिखा होगा, सिर्फ वुडवर्थ लिखा हो सकता है, तो ज़रूरी नहीं कि रॉबर्ट लिखा हो, वुडवर्थ भी लिखा हो सकता है, लेकिन पूरा नाम रॉबर्ट वुडवर्थ है। पहली लेबॉर्ट्री जो साइकोलॉजी की पहली लेबॉर्ट्री थी वो नाम याद रखना है आपको, विलियम वुंट ने इस्टेब्लिश की थी 1879, वो भी लिप्जिग जर्मनी। ये हमने अपने पहली शुरुआती क्लासेस में पढ़ लिया था। इन्होंने स्टडी किसका किया? सेंसेशन का, फीलिंग का, और इन्होंने इंट्रोस्पेक्शन की बात करी। अच्छा, एक चीज़ और है कि लास्ट वाली क्लास में मैंने इंट्रोस्पेक्शन का जो मीनिंग है ना, हिंदी में मैंने बता दिया था अवलोकन, लेकिन उसका हिंदी अवलोकन नहीं होता, उसका मतलब होता है आत्मनिरीक्षण। ये चीज़ मैंने बाद में देखी थी, निरीक्षण आप लिख लेना कैसे लिखते हैं। आत्मनिरीक्षण का मतलब होता है अपना खुद का निरीक्षण करना, लेकिन जो मैंने अवलोकन शब्द का इस्तेमाल किया था उसका मतलब ऑब्जर्वेशन होता है। तो आप एक बार इस चीज़ को देख लेना। तो जो विलियम वुंड थे उन्होंने क्या किया? सेंसेशंस को स्टडी करा, फीलिंग्स को, इंट्रोस्पेक्शन को, इन सब चीज़ों को बताया कि इंट्रोस्पेक्ट करके भी आप अपने आप को समझ सकते हो, अपने अंदर जो चल रहा है उसे समझ सकते हो। इसके अलावा यहाँ पे लिखा है हु इज़ अ फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी। तो कौन है एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी के फादर? तो विलियम वुंट है। सो यहाँ पे लिखा है हु इज़ अ फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी। तो एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी के जनक या फादर कौन है? विलियम वुंट है। फर्स्ट लेबॉरेटरी साइकोलॉजी की इंडिया में किसने लेबॉरेटरी बनाई थी? तो ये हैं NN सेन गुप्ता। जो NN सेन गुप्ता है 1916 में इन्होंने कलकत्ता में फर्स्ट लेबॉरेटरी बनाई थी साइकोलॉजी की। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, ऐसे टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं। एंड हमने देख लिया था पिछली भी क्लास में कि fMRI और EEG क्या होता है। तो फंक्शनल मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग ये होता है fMRI, जिसमें वही आपका एबनॉर्मल बिहेवियर देखा जाता है, आपके जो आपका ब्लड, मतलब ब्रेन के अंदर जो आपके ब्लड फ्लो होता है उसके मदद से हम देख लेते हैं कि कोई एबनॉर्मल बिहेवियर तो नहीं है या फिर कुछ एबनॉर्मलिटी तो नहीं है। और साथ में EEG होता है इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम, इसमें भी रिसेप्टर्स लगा के आपका एबनॉर्मलिटी पता चलता है। तो ये रिवीजन था पिछली कुछ क्लासेस का। अब एक दो और चीज़ें हैं जो इसमें बची हैं, वो है स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी, कि साइकोलॉजी के कौन कौन से स्कूल हैं। तो टोटल 8 स्कूल्स हैं, 8 स्कूल ऑफ थॉट हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी हैं जो हम पढ़ेंगे फिलॉसफी के अंदर, जैसे आइडियलिज्म, रियलिज्म, वो तो बाद में पढ़ेंगे। बट स्कूल्स हैं साइकोलॉजी के, जैसे स्ट्रक्चरलिज्म सबसे पहले यही आया था। तो बहुत ही शॉर्ट फॉर्म्स में यहाँ पे लिखा हुआ है फर्स्ट स्कूल ऑफ थॉट, जो साइकोलॉजी में पहला स्कूल ऑफ थॉट था वो था स्ट्रक्चरलिज्म। इसके प्रोपाउंडर कौन थे? विलियम वुंट थे। इन्होंने स्ट्रक्चरलिज्म को लेकर आए ये चीज़। उसके बाद
फोकस किया इन्होंने स्ट्रक्चर ऑफ माइंड पे, यानी कि माइंड का भी तो कुछ स्ट्रक्चर होगा। तो स्ट्रक्चरलिज्म जो है, स्ट्रक्चरलिस्ट जो है, हमेशा फोकस करते हैं कि माइंड का स्ट्रक्चर क्या है, कॉन्शियसनेस एंड ब्रेकिंग डाउन मेंटल प्रोसेसेस, यानी कि जो भी आपको प्रॉब्लम है, मेंटल प्रोसेसेस है, उनको ब्रेक डाउन कर लो, यानी कि उनको, उनका स्ट्रक्चर समझो, उसको तोड़ तोड़ के देखो, और आप जितना हो सके इंट्रोस्पेक्ट करो या अपने आप को सेल्फ एनालिसिस करो। तो ये विलियम वुड ने बात की थी, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। और विलियम वुड ने एक एक्सपेरिमेंट वाली जो एक लेबॉर्ट्री है वो भी बनाई थी लिप्जिग जर्मनी में 1879, ये भी पता होना चाहिए। दूसरा, इंट्रोस्पेक्शन का क्रिटिसिज्म क्यों करते हैं, क्योंकि ये लेस साइंटिफिक होता है, क्योंकि ये सब्जेक्टिविटी, यानी कि आप अपना इंट्रोस्पेक्ट करोगे तो अलग तरीके से करोगे, कोई और अपना इंट्रोस्पेक्ट करेगा तो अलग तरीके से करेगा। तो सब्जेक्टिविटी है इसके अंदर, सबके लिए इंट्रोस्पेक्शन अलग अलग होगा। आपके लिए इंट्रोस्पेक्ट करना अलग होगा, आपके लिए अपने आप को समझना अलग होगा, मेरे लिए अलग होगा, आंसर्स अलग होंगे। तो ये लेस साइंटिफिक है। साइंटिफिक अगर कोई चीज़ होती है तो उसका जो आंसर होता है वो सेम होता है। जैसे मैंने बताया 2+2=4, तो ये हमेशा 4 ही रहेगा। ये 5 नहीं हो सकता, 6 भी नहीं हो सकता, 7 भी नहीं हो सकता, 10 भी नहीं हो सकता। तो ये ऑब्जेक्टिविटी है। मतलब ऑब्जेक्टिविटी यानी कि ये वो है, एक ऑप्शन है जो यही रहेगा, लेकिन सब्जेक्टिविटी में बदलता रहता है। डिफरेंट ऑब्जर्वर प्रोवाइड डिफरेंट रिस्पॉन्सेज टू द सेम स्टिमुलाई। अगर आपको कोई सेम क्वेश्चन दिया है, आप उसका डिफरेंट डिफरेंट आंसर दे रहे हो, तो ये सब्जेक्टिविटी है। लेकिन अगर आप सेम क्वेश्चन का आंसर या सेम सेम स्टिमुलाई का आंसर एक ही दे रहे हो या एक ही रिस्पॉन्स कर रहे हो, तो वो साइंस है, क्योंकि उसमें चीज़ें बदलती नहीं हैं, सब्जेक्टिविटी नहीं होती, उसमें ऑब्जेक्टिविटी होती है। तो ये था पहला स्कूल ऑफ थॉट, स्ट्रक्चरलिज्म, जो स्ट्रक्चर के ऊपर फोकस करता है, एंड इट वाज propounded बाय विलियम वुड। देन आता है फंक्शनलिज्म। फंक्शनलिज्म विलियम जेम्स लाए थे। ये क्यों लाए थे? टू काउंटर स्ट्रक्चरलिज्म, ताकि वो स्ट्रक्चरलिज्म को काउंटर कर सकें। और मैंने ये भी बताया था कि विलियम जेम्स ने कैम्ब्रिज में ही, शायद मैसाचुसेट्स में, एक और लेबोरेटरी को ओपन किया था जब लिप्जिग वाली लेबॉर्ट्री खुल गई थी उसके कुछ टाइम बाद। तो ये फंक्शनलिज्म आया था स्ट्रक्चरलिज्म को अपोज करने के लिए, कि स्ट्रक्चरलिज्म में स्ट्रक्चर की बात होती है कि आप स्ट्रक्चर के ऊपर फोकस करो, उसमें मोर फोकस किया जाता है स्ट्रक्चर के ऊपर। लेकिन फंक्शनलिज्म कहते हैं कि नहीं, आपको फोकस करना है कि माइंड कैसे काम करता है। ये नहीं कि माइंड का वो क्या है, स्ट्रक्चर क्या है, बल्कि माइंड कैसे काम कर रहा है। फोकस्ड ऑन हाउ माइंड फंक्शंस, माइंड कैसे काम करता है, एंड हाउ इट हेल्प ह्यूमंस टू अडेप्ट टू देयर एनवायरनमेंट, और वो कैसे ह्यूमंस को हेल्प करता है ताकि वो अपने एनवायरनमेंट को समझ सकें। फिर मैंने बताया था, फिर तीसरी जो स्कूल ऑफ थॉट था वो था गेस्टॉल्ट, जो किसके उसमें आया था, किसके अगेंस्ट आया था, बेसिकली स्ट्रक्चरलिज्म के, क्योंकि स्ट्रक्चरलिज्म में अलग अलग स्ट्रक्चर को देखा जाता है, जबकि गेस्टॉल्ट कहता है कि आप एक होलिस्टिक पर्सपेक्टिव के रूप में देखो इस चीज़ को, अलग अलग स्ट्रक्चर ना देख के एज अ होल लो। इसलिए यहाँ पर एक चीज़ है, द होल इज़ ग्रेटर देन द सम ऑफ इट्स पार्ट्स, यानी कि पार्ट्स को मत देखो, आप एज अ होल देखो किसी भी चीज़ को। मतलब मैंने फ़ैन का एग्जांपल लिया था कि अगर आप फ़ैन देख रहे हो तो आप पूरे फ़ैन को देखो, ये नहीं कि आप उसकी अलग अलग पंखुड़ी को देख रहे हो। और ये कौन लेकर आया था? मैक्स वर्थहाइमर या फिर मैक्स वर्दीमीर, आप कुछ भी लिख सकते हो। हिंदी में वर्दीमीर लिखा हुआ है तो इंग्लिश में वर्थहाइमर हो जाता है। अब है ये बिहेवियरिज्म। तो बिहेवियरिज्म कौन लाए थे? JB वॉटसन, यानी कि जॉन बी वॉटसन। तो बिहेवियरिज्म में क्या कहा जाता है कि ना तो तुम स्ट्रक्चर पे फोकस करो, ठीक है, ना तो तुम होल को देखो, बस आप जैसे क्या कर सकते हो ना, आप बिहेवियर को स्टडी करो। सो आप बिहेवियर को स्टडी करने की कोशिश करो कि माइंड इस सिचुएशन में कैसे काम कर रहा है। तो ये फंक्शनलिज्म से ही कहीं ना कहीं रिलेटेड है। ही डिफाइन साइकोलॉजी एज अ स्टडी ऑफ बिहेवियर। इन्होंने बताया कि साइकोलॉजी क्या, एक स्टडी है बिहेवियर का, एंड रिस्पॉन्सेज टू स्टिमुलाई। जो भी स्टिमुलेटर है या जो भी स्टिमुलाई आपके पास है, आप उसका कैसे रिस्पॉन्स कर रहे हो, कैसे बिहेव कर रहे हो। बिहेवियर मेजर्ड हो सकता है क्योंकि ये ऑब्जर्वेबल है। मैंने बताया था ओवर्ट बिहेवियर एंड कोवर्ट बिहेवियर। ओवर्ट बिहेवियर जो ऑब्जर्वेबल हो, तो एक था ओवर्ट बिहेवियर जो कि ऑब्जर्वेबल बिहेवियर है, और वो होना भी चाहिए ताकि आप उसको ऑब्जर्व कर सको। एंड इन्वायरमेंट इज़ इम्पॉर्टेंट एज इट शेप्स इन्फ्लुएंस आर बिहेवियर। और इन्वायरमेंट तो बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। तो उन्होंने बोला कि स्ट्रक्चर पे फोकस मत करो, इन्होंने क्या बोला कि बिहेवियर के ऊपर फोकस करो। तो ये था बिहेवियरिज्म। फिर आता है साइको एनालिटिक, जिसमें सिगमंड फ्रॉइड हम पढ़ते हैं। इन्होंने बताया कि हमारा जो भी हम कोई काम करते हैं, किसी चीज़ के लिए कुछ बोलते हैं, या जो भी हम कुछ भी कर रहे हैं ना, वो हमारे अनकॉन्शियस से रिलेटेड होता है, मोटिवेटेड बाय अनकॉन्शियस माइंड, जिसमें इड, ईगो, सुपर ईगो जैसी चीज़ें आती हैं, और मेनली ये सेक्सुअल डिज़ायर्स होते हैं। यानी कि हमारे अनकॉन्शियस में, इसको ना आइसबर्ग थ्योरी भी कहते हैं, हम पढ़ेंगे इसको आइसबर्ग थ्योरी भी कहा जाता है कि एक आइज़ होती है,
एक बर्फ़ की चट्टान होती है तो वो पानी में होती है 90% या उससे भी ज़्यादा, और बाहर दिखाई देता है उसका 10% हिस्सा। तो ये जो सो हाँ, तो ये जो एक तो 10% पार्ट है वो ऊपर की तरफ दिखाई देता है, यानी कि उतना ही हम एक इंसान को समझ पाते हैं, लेकिन जो ये 90% वाला पार्ट होता है ये पानी के नीचे होता है और इतना हम इंसान को समझ पाते ही नहीं हैं। और वो जो इंसान है, मतलब 90% जो हम उसको नहीं समझ पा रहे हैं, वो अपने अनकॉन्शियस से ड्रिवन है, यानी कि उसकी आधी चीज़ें, उसके आधा बिहेवियर जो है वो हमें पता ही नहीं है। तो ये था साइको एनालिटिक। अब है ह्यूमनिस्टिक स्कूल ऑफ थॉट, और इस ह्यूमनिस्टिक स्कूल ऑफ थॉट में हमने कार्ल रॉजर्स एंड अब्राहम मास्लो के बारे में पढ़ना है कि कार्ल रॉजर्स जो हैं वो ह्यूमनिस्टिक अप्रोच के फादर हैं, जबकि अब्राहम मास्लो इसके स्पिरिचुअल फादर हैं ह्यूमनिस्टिक स्कूल ऑफ थॉट के। अब ये चाहते हैं कि, या ह्यूमनिस्टिक स्कूल ऑफ थॉट कहते हैं कि अपने हाईएस्ट पोटेंशियल को आप अनफोल्ड करो, मतलब एक इंसान जितना कर सकता है उतना करने की कोशिश करे स्वतंत्र रूप से, यानी कि अपनी खुद की इच्छा से करो, आप अपने खुद के विल से करो। इंडिविजुअल का फ्री विल होना चाहिए, फ्रीडम दी जानी चाहिए, डिग्निटी यानी कि जो गरिमा है वो होनी चाहिए, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन पे पहुंचो, और लिविंग हैप्पियर यानी कि जितना हो सके हैप्पी लाइफ जियो, और ज़्यादा अच्छी फुल फिलिंग लाइफ जियो। फुल फिलिंग लाइफ का मतलब ये होता है कि वही चीज़ है कि आप अपने लाइफ के हाईएस्ट पोटेंशियल तक पहुंच सको, ये इनका काम होता है, ये इनका कहना होता है। फिर एक कॉग्निटिव स्कूल ऑफ थॉट होता है जो कहता है कि आपका जो माइंड है वो बिल्कुल कंप्यूटर की तरह है। कंपेयर्ड माइंड विद कंप्यूटर, कंपेयर किया जाता है माइंड को कंप्यूटर से, मतलब आपका माइंड जो है वो रिसीव करता है इन्फॉर्मेशन, प्रोसेस करता है, इवन ट्रांसफॉर्म करता है इन्फॉर्मेशन को, बदलता भी है और स्टोर भी करके रखता है लंबे समय तक, और जब ज़रूरत होती है तो रिट्राइव भी करता है। तो रिट्राइव्स इन्फॉर्मेशन यानी कि अपने दिमाग से उस इन्फॉर्मेशन को निकाल के जब उसकी ज़रूरत है इस्तेमाल करना, जैसे पेपर के टाइम पे होता है। तो इन्वॉल्व होती है इसमें थिंकिंग, अंडरस्टैंडिंग, मेमोराइजिंग, चीज़ों को मेमोराइज करना, प्रॉब्लम को सॉल्व करना। फिर आता है कंस्ट्रक्टिविज्म, जिसके अंदर ये कहा जाता है कि चाइल्ड जो है वो एक्टिवली अपनी नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करता है। सेम जीन पियाजे एंड वाइगॉट्स्की इसके अंदर इम्पॉर्टेंट वो हैं, जो थिंकर्स हैं या जो साइकोलॉजिस्ट हैं वो हैं। तो ये स्कूल ऑफ थॉट हैं, 8 स्कूल ऑफ थॉट, और ये था बेसिक लेवल पे सारा कुछ रिविजन, जो पिछली कुछ क्लासेस का रिविजन था, ये वो है। सो लर्नर्स, अगर आपको लेसन अच्छा लगा हो तो आप लोग इसको एक लाइक दीजिए, साथ में आप सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, सो दैट आपको ऐसी ही वीडियोस जो है वो लगातार मिलती रहे। कीप लर्निंग एंड कीप डिसर्निंग एंड कीप वॉचिंग माय वीडियोस। थैंक यू सो मच, और अच्छे से नोट्स बनाइए और अच्छे से पढ़िए।